स्टूडेंट्स, साइंस इनसाइट्स बाय मुकेश की क्लास में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड साइंस क्लास 10th के चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में आर एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी देखा, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन उस चैप्टर को देख लिया। आज जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस में बहुत सारा डीप नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर क्लियर होगी। तो आप इसको देखिए अच्छे से, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो और इसको नोट करते जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी ह्यूमन आई में कौन सा पार्ट है जो लाइट को एंटरिंग पर उसके कितना अमाउंट हमारी लाइट का कितना अमाउंट हमारी आई के अंदर एंटर करेगा उसको कंट्रोल करता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है रेटिना, सेकंड ऑप्शन प्यूपिल, थर्ड ऑप्शन कॉर्निया और डी ऑप्शन दे रखा है ऑप्टिक नर्व। तो आपको अच्छे से पता है कि जो आइरिस होता है, आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है वो हमारा होता है प्यूपिल, और इस आइरिस रेगुलेट करता है प्यूपिल के स्ट्रक्चर को कि प्यूपिल को बड़ा करना है या छोटा करना है, और ये प्यूपिल ही आई के अंदर लाइट को एंटर करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि अमाउंट ऑफ लाइट को जो कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है ह्यूमन आई का वो है आपका प्यूपिल। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेटिना इन द ह्यूमन आई, रेटिना का ह्यूमन आई में क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए दे रखा कंट्रोल लाइट्स, ऑप्शन बी कन्वर्ट्स लाइट इनटू द नर्व सिग्नल, ऑप्शन सी चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल और ऑप्शन डी दे रखा है प्रोटेक्ट्स द आई। तो हमें पता है कि रेटिना का जो मेनली फंक्शन है, ये रेटिना यहाँ पीछे होता है, रेटिना का जो मेनली फंक्शन होता है इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या काम करता है ये, मेनली इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। और यहाँ ऑप्शन में इसने चारों में कहीं पे भी इमेज फॉर्मेशन नहीं दिया है। तब हम क्या करेंगे, तब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस रेटिना के बारे में कि रेटिना में एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, यानी इतनी सारी लाइट सेंसिटिव सेल यहाँ पर रेटिना में होती है। तो जैसे ही लाइट इस सेंसिटिव सेल पर आता है तो वो क्या करता है, नर्व सिग्नल में उसको चेंज कर देता है, यानी वो सिग्नल्स बना देता है, और ये सिग्नल फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है। तो इसका जो इमेज वाला अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है, इमेज फॉर्मेशन वाला, तो फिर आपको ये ऑप्शन बी वाला देखिए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कन्वर्ट लाइट्स इनटू नर्व सिग्नल्स। ठीक है, और ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा। देखो पहला तो नहीं आएगा कंट्रोल लाइट्स, ये तो होना ही नहीं है। ऑप्शन सी भी नहीं आएगा चेंजेस द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये आइरिस का काम है, और डी प्रोटेक्ट्स द आई, ये भी इसका काम नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का क्या रोल है ना, यानी क्या फंक्शन है ऑप्टिक नर्व का। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है इसने ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे रखा है इट फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना, ऑप्शन बी दे रखा है इट एडजस्ट द साइज ऑफ द लेंस, ऑप्शन सी दे रखा है इट कैरीज सिग्नल टू द ब्रेन, और ऑप्शन डी दे रखा अब्जॉर्ब एक्सेस लाइट। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेटिना में जो इमेज बनी वो इमेज आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है। ये ऑप्टिक नर्व यहाँ रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर इमेज को सिग्नल में चेंज करता है और सिग्नल को ये ऑप्टिक नर्व कहाँ तक, ब्रेन तक ले जाती है। तो इसने क्वेश्चन वही पूछा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो आपको आंसर कौन सा करना पड़ेगा, ऑप्शन देखिए सी वाला, इट कैरीज सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ये सारे सिग्नल को कहाँ तक ले जाएगा, ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसका इंटरप्रेट करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों का आँख की जो भी इमेज वो ब्रेन पे फिर एनालिसिस हो जाती है। ठीक है, और फिर हमको चीज़ें बिल्कुल सीधी दिखने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड, हमारी जो आइज़ का कलर है, किसी बच्चे की आइज़ का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो वो कौन से पार्ट की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस और ऑप्शन डी लेंस। बताइए कौन सा होगा इसमें राइट। तो इसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, आइरिस की वजह से हमारे आई का कलर
होता है। अगर आइरिस हमारा ब्लैक कलर का होगा तो हमारी आइज ब्लैक होगी, आइरिस अगर हमारा ब्राउन कलर का होगा तो हमारी आइज ब्राउन कलर की होगी, ठीक है। तो आइरिस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन से हम लोग क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रखा है एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस, ऑप्शन बी एबिलिटी टू सी इन द डार्क, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द आई, और ऑप्शन डी दे रखा नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है? एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ, यानी जो आई लेंस है हमारा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है आईज में, उसका जो एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसने ऑप्शन ए देखो, एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंस डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट का बहुत दूर है तो ये मेरा आई लेंस कैसा हो जाएगा? थिन। अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पास में तो आई लेंस कैसा हो जाता है? थिक, ठीक है। तो ये आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंस बिकम्स डैश व्हेन वीविंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है और मेरा लेंस ये रहा, कहाँ पर है? डिस्टेंस पर है, बहुत दूर है ये ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा लेंस की शेप में क्या चेंज आएगा? इसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो फोकल ये आई का जो लेंस है वो कैसा हो जाता है? थिन। और अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो आई लेंस कैसा हो जाता है? थिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पूछा है कि ऑब्जेक्ट मेरा डिस्टेंस पे, तो लेंस कैसा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए देखो, थिन, बिल्कुल इसका राइट है। थिक नहीं होगा, अगर नियर ऑब्जेक्ट है तो थिक होगा, ठीक है, लेकिन अगर दूर ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस पे तो थिन होगा और स्पेरिकल नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज। क्या क्वेश्चन पूछा है इसने? मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज। मायोपिया किसकी डिजीज है? तो ये आई की डिजीज है, ठीक है, आंखों में होने वाली एक विजन डिफेक्ट है। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन दे रखा फार साइटनेस, सेकेंड नियर साइटनेस, सी दे रखा है प्रेस बायोपिया, और डी दे रखा है कलर ब्लाइंडनेस। बताइए क्या होगा? मायोपिया में क्या होता है? अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। इट मीन्स नियर की जो ऑब्जेक्ट है, नियर की ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देखेगा और फार की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगा, तो उस वाली विजन डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? नियर साइटनेस। इसमें याद रखना, नियर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा लेकिन डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फार साइटनेस उल्टा हो जाएगा, है ना, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं फार साइटनेस को, और प्रेस बायोपिया में नियर और डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। अगर जिसको मायोपिया डिफेक्ट हो गया विजन में तो वो कौन सा लेंस यूज करके उसको करेक्ट करेगा? पहला ऑप्शन दे रखा कॉन्वेक्स, सेकंड कॉनकेव, थर्ड सिलेंड्रिकल, और डी दे रखा नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा राइट आंसर? ये होगा आपका कॉनकेव लेंस। कोई भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ अपन आई के सामने अगर कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो वो हमारा जो लाइट्स हैं वो सारी रेटिना पर वापस आके मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको एक कॉनकेव लेंस याद रखना है। 3 उसने डायग्राम बना रखे विजन वाला, एक नॉर्मल आई का बना रखा है, फिर एक विजन डिफेक्ट का बना रहा है और फिर एक करेक्शन ऑफ ये वाला, तो ये तीसरा वाला डायग्राम है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। आज मेरे पास में पेन नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा मैं सही लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आज के दिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट टाइम से वापस सही इसको कर दूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड यूजिंग। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या होगा? अभी बताया था मैंने, फार साइटनेस। फार साइटनेस को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो अगर जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इट मीन्स क्या होगा उसमें डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। पास की चीज़ साफ नहीं दिखेगी लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट आपको उसको साफ दिखाई देगा, तो उसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस काम में लोगे? तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस राइट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग। प्रेस बायोपिया में क्या होगा, नियर ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं दिखेगा और फार ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं दिखेगा। अब जब ये दोनों क्लियर नहीं दिखेंगे तो फिर हमें कैसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, हमें दोनों तरह के लेंस लगाने पड़ेंगे। उसके जो भी वो कांच पहनेगा, चश्मा पहनेगा, है ना, जो भी गॉगल पहनेगा उसमें उसको दोनों के दोनों लेंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो अपर पार्ट है उसके गॉगल का, उसमें लगाएगा वो कॉनकेव लेंस, और जो लोअर पार्ट है उसमें वो लगाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें दोनों लेंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो ऑप्शन बी देखो, बाईफोकल लेंस बोलते हैं जिसमें दोनों तरह के लेंस लगे होते हैं, जिस भी गॉगल में, जिस भी चश्मे में। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस यूज़ करेगा, बाईफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया समझ में आ गया, दोनों ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं दिखेंगे, ना नियर का ना फार का। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कॉज ऑफ कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट का क्या कारण है। पहला ऑप्शन दे रखा अनइवन कॉर्निया, सेकंड क्लाउडी लेंस, ऑप्शन सी वीक ऑप्टिक नर्व, और ऑप्शन डी दे रखा नन ऑफ द अबो। देखो कैटेरैक्ट को क्या बोलते हैं, हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। आपने सुना होगा, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं फिर उनकी आंखों में दिखना, उनको धीरे धीरे आंखें कैसी हो जाती है, वाइट वाइट कलर की हो जाती है। ठीक है ना, जो उनका लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कैटेरैक्ट हो जाता है। फिर वो ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन, उसके बाद वो सही होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट है, क्लाउडी लेंस। लेंस कैसा हो जाता है, क्लाउडी, है ना, वाइट वाइट कलर का, बादल जैसा, सफ़ेद जैसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। विच एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन ए प्रिज्म। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिज्म इस तरह से ट्राइंगुलर होता है। इसने क्या बोला है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का दोनों के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म होता है। पहला ऑप्शन दे रखा एंगल ऑफ डेविएशन, फिर दे रखा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, और डी दे रखा नन ऑफ द अबो। तो इसमें देखो, ये मेरी लाइट आ रही है तो ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। फिर ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। सॉरी, इस डायग्राम को थोड़ा सा सही बनाते हैं अपन। ये तो पहले प्रिज्म में बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे आने के बाद जैसे ही प्रिज्म में एंटर करेगी तो थोड़ी सी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस यहाँ से बाहर निकलेगी तो फिर थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इंसिडेंट, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो ये बाहर निकल रही है इसको एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर मैं पीछे लंबा खींचता हूँ और एंगल ऑफ एमरजेंस को पीछे खींचता हूँ तो ये दोनों ये यहाँ पर कटी हैं। दोनों लाइन कहाँ मिली है, यहाँ पर, यहाँ मिली है। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, इसको एंगल डी से शो करते हैं। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। दोनों के बीच का पूछा उसने, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों होता है। पहला ऑप्शन, ए डिफरेंट कलर्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम, ऑप्शन बी लाइट बेंड्स अराउंड कॉर्नर, ऑप्शन सी लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये प्रिज्म में से जब कोई लाइट जाती है और यहाँ से जब निकलती है तो इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। कितने कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर में। तो ये 7 कलर में स्प्लिट होने के लाइट को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये होती क्यों है, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा कि जो ये लाइट एंटर कर रही है उस लाइट की स्पीड में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। स्पीड उस लाइट की स्लो हो गई, तो अलग अलग कलर के लिए लाइट की स्पीड अलग अलग रहती है इस मीडियम में। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, डिफरेंट कलर्स ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। ये मीडियम हो गया, प्रिज्म में मेरा क्या हो गया, मीडियम। इसमें डिफरेंट स्पीड से सारी की सारी लाइट ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि लाइट का इसके कंपोनेंट में डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना। आपको पता है कि वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स का जो स्प्लिटिंग हो रही उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है,
अभी स्कैटरिंग बताऊंगा आगे आपको, रिफ्लेक्शन जानते हो, स्कैटरिंग अभी आगे आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेनबो क्यों बनता है? पहला ऑप्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी ओनली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी राइट है। देखो वाटर ड्रॉप्स होती है रेनी सीजन में, क्या होती है, एयर में वाटर ड्रॉप्स बहुत सारी रहती है, तो ये वाटर ड्रॉप्स एक प्रिज्म का काम करती है। तो सनलाइट आई, अंदर एंटर करी, थोड़ा सा ये रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सीधी जाएगी और वापस इस ड्रॉप्स की इंटरनल जो आगे वाली जो सरफेस उससे टकरा कर वापस आएगी, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो तीनों फिनोमिना हो रहा, पहला यहाँ पर तो हुआ रिफ्रैक्शन, ये वापस टकरा कर वापस आई तो रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी केवल रिफ्लेक्शन नहीं बोलोगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ 7 कलर में स्प्लिट हो गई, तो ये क्या होगा, डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फिनोमिना इसके राइट है। अगर देखो क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि अ रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच नेचुरल फिनोमिना, और उसमें अगर ये तीनों ऑप्शन अलग अलग दिए होते तो फिर हमको क्या करना पड़ता, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को करेक्ट करना पड़ता, ठीक है ना। फिर रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मत करना, तब किसको करोगे, डिस्पर्जन। लेकिन अगर तीनों एक साथ दे दिए तो फिर तीनों राइट करने, और तीनों को अलग अलग देता तब फिर हम किसको मानते, तब हमको फिर डिस्पर्जन मानना है, क्योंकि उसकी वजह से हमें 7 कलर में लाइट स्प्लिट करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों ऑप्शन दे देता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तीनों ऑप्शन को अलग अलग करके दे दे, फिर अपन को इन तीनों में से किसको प्रायोरिटी देनी है, तो फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट को देनी है, ठीक है। ये अभी परख वाला क्वेश्चन जो पेपर आया था, परख राष्ट्रीय सर्वे वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा था, उसने तीनों ऑप्शन अलग अलग दे दिए थे, तो फिर हमको क्या राइट करना था, डिस्पर्जन राइट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स, ये प्रिज्म लाइट गई अंदर, कितने कलर में स्प्लिट हो गई, 7 कलर में। तो ये जो 7 कलर आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर्स होते हैं इसमें, ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर होगा सी, 7 राइट होगा, ठीक है। और इसको जो अरेंज करते हैं इसमें VIB, यहाँ नीचे से अरेंज होता VIB GYOR, विबग्योर बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पेन नहीं, इसलिए आप याद रखना VIB GYOR, ठीक है, विबग्योर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर्स बिकॉज ऑफ, यानी स्टार ट्विंकल करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, पहला ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, और ऑप्शन डी दे रखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा, सी आंसर राइट होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या एटमॉस्फेयर है, जैसे ही कोई लाइट आएगी तो यहाँ से वो, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो कैसी रहेगी, हॉट एयर रहेगी, और नीचे कैसी रहेगी, कोल्ड एयर। तो इस वाले मीडियम को जब वो क्रॉस करके हम तक पहुँचेगी तो वो बार बार इस तरह से लाइट इस तरह से बार बार रिफ्लेक्ट होगी, मल्टीपल टाइम क्या होता है उसमें रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग करती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एक वो भी आता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, वो भी इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जो एडवांस सन अराइज और डिले सनसेट, उनके बीच में कितने मिनट का डिफरेंस रहता है, तो 2 मिनट। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा उसने कि कितने मिनट का डिफरेंस रहता है, तो 2 मिनट, ठीक है। चलो क्वेश्चन 18 देखो, द सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट ड्यू टू, जब सनराइज होता है तब हमको सन बिग दिखता है, और जब सन सेट होता है तब भी सन हमको बिग दिखता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, ऑप्शन ए दे रखा है डिस्पर्जन, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90, वाई इज द स्काई ब्लू इन कलर, जो हमारा स्काई है उसका कलर कैसा है, ब्लू कलर का। तो क्यों है,
पहला ऑप्शन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट मोर देन अदर्स, ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट मोर देन अदर्स, और ऑप्शन डी दे रखा नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा बी, क्योंकि जो कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा दूसरे कलर के कंपेयर में तो वही कलर हमको दिखाई देगा। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जो स्काई का कलर है ब्लू दिखता है, ओशियन है उसका कलर भी हमको ब्लू दिखता है, ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती अदर देन दूसरे कलर से, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, डेंजर सिग्नल्स आर रेड बिकॉज, जितने भी डेंजर वाले सिग्नल है वो सब रेड कलर के बनाते हैं, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन रेड लाइट इज स्कैटर लिस्ट, ऑप्शन बी रेड लाइट इज स्कैटर मोस्ट, ऑप्शन सी रेड लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि ठंड के टाइम क्या होता है, फॉग ज़्यादा रहता है, मिस्ट ज़्यादा रहता है, तो हमें दूर से दिखाई नहीं देता है, और दूर से दिखाई नहीं देता है तो हमें ऐसा कलर चाहिए जो कम स्कैटर हो, ताकि हमें पता पड़ जाए कि केवल उसी जगह पर हमारा डेंजर है, तो हम वहाँ से फिर हट के दूसरी जगह चले जाएं। तो स्कैटर लिस्ट, ऑप्शन ए कौन सा है, रेड लाइट इज स्कैटर लिस्ट, सबसे कम इसका क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और इसने ऑप्शन सी में क्या देखा, शॉर्टेस्ट का मतलब कम होती, कम नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, ठीक है ना, सभी कलर के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। अगर कोलाइडल पार्टिकल से लाइट की स्कैटरिंग होती है तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी डिस्पर्जन, ऑप्शन सी टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर राइट होगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स आप जानते हो, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं चौक, ये डस्टर, चौक के जो होता है बुरादा, चौक का जो डस्ट होता है उस डस्ट को डाल दूंगा तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा कोलाइडल रहेगा, ठीक है। इसमें अगर तुम कोई लाइट को स्कैटरिंग करवाते हो तो इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द फिनोमिनन ड्यू टू विच द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी सनराइज और सनसेट दोनों के टाइम हमें सन रेड कलर का दिखाई देता है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? तो आपको बस वही आंसर देना पड़ेगा, क्यों रेड कलर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारा एक तो रेड दिखाई दे, सिग्नल रेड कलर के बनाएंगे, सन अपीयर्स ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट के टाइम रेड दिखेगा, और जितना भी स्काई उसका कलर ब्लू दिखाई देगा। तो इसका आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ द आई इज सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति कौन सा आई का जो पार्ट है वो सेंसिटिव होता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी नर्व। मैंने स्टार्ट में ही बताया था, तो कौन सा सबसे ज़्यादा एनॉर्मस नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? रेटिना में। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा पार्ट होगा? तो रेटिना आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज हाईएस्ट फॉर विच कलर ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर के लिए प्रिज्म में सबसे हाईएस्ट होगा? तो अपना स्टार्ट होता है, मैंने बताया 7 कलर में स्प्लिट होती है लाइट, तो वो कैसा होता है? विबग्योर, VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म में किसका होगा? इस वॉयलेट कलर का। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे विबग्योर से रेड तक जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिस्ट होता जाएगा, और सबसे नीचे वाला कैसा रहेगा? हाईएस्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, वॉयलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड, प्रिज्म में से कोई लाइट पास होती है और फिर क्या होती है? द बैंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड, क्या होगा भाई? कि लाइट बैंड हो रही है प्रिज्म में से, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे?
पहला डिस्पर्जन, फिर दे रखा है रिफ्रैक्शन, फिर दे रखा है स्कैटरिंग और फिर दे रखा है डेविएशन। क्या राइट आंसर करें अपन? अगर 7 कलर में अगर ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर आप क्या बोलोगे? इसको डिस्पर्जन बोलेंगे। रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू, बेंड हो रही है अगर लाइट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लाइट बेंड हो रही है ना, तो लाइट अगर बेंड होती है तो रिफ्रैक्शन होता है। और एक यहाँ पर ये डेविएशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पीछे एंगल बनेगा किसका? इंसिडेंट का, और ये किसका बनेगा? इमरजेंसी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है डेविएशन बनता है। तो एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है? 25 नंबर वाले क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मैं बाद में इसका आंसर आपको बता दूंगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। चलो देखते हैं इसको 25 को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 देखो। बाईफोकल लेंसेज आर यूज्ड फॉर करेक्टिंग। बाईफोकल लेंस का यूज कौन सी विजन डिफेक्ट में करते हैं? पहला ऑप्शन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी कैटेरेक्ट, ऑप्शन सी प्रेस बायोपिया और ऑप्शन डी कलर ब्राइटनेस। तो इसका राइट आंसर है, दोनों विजन के लिए मुझे कौन सा यूज करना पड़ता है? ये सी वाला करेक्ट है ना, प्रेस बायोपिया। कौन सा राइट होगा इसका? प्रेस बायोपिया। बायोफोकल लेंस इसी में यूज करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो। क्वेश्चन नंबर 27, हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सनलाइट का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए ग्लास प्रिज्म का यूज सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने किया था? पहला आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी एडिसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चे पढ़ के नहीं जाते। इसका आंसर राइट करना आइजैक न्यूटन, ठीक है? इसने सबसे पहले यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म? व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म? तो ये मेरा प्रिज्म, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी? इमरजेंस रे। उन दोनों इंसिडेंट रे और इमरजेंस रे को पीछे की तरफ आप और आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसने पहला ऑप्शन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन बी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ऑप्शन सी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इमरजेंट रे, और डी नन ऑफ द अबव। तो देखो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से इमरजेंसी रे को यहाँ पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों जहाँ मिलते हैं तो इसका ऑप्शन ये वाला बी राइट है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ठीक है? एक बार उस क्वेश्चन को वापस करते हैं अपन, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 24 एक बार फिर से देखो। क्या पूछ रहा है? द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट को बेंड करना, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे कोई ग्लास हो, तो लाइट को प्रिज्म करना क्या होता है? रिफ्रैक्शन ही होता है। अपन फालतू इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है ना, रिफ्रैक्शन बिल्कुल राइट है। डेविएशन नहीं होगा, डिस्पर्जन भी नहीं होगा क्योंकि 7 कलर में नहीं बट रहा है, ठीक है? स्कैटरिंग भी नहीं होगी, किसी एक ही लाइट को ये ज़्यादा फैला रहा है ऐसा भी नहीं है। और डेविएशन तो पीछे वाला एंगल होता है, तो इसका ऑप्शन क्या? बी राइट है, रिफ्रैक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या बोल रहा है? द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना। ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट रेटिना पे लाइट को फोकस करवाता है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी कॉर्निया, ऑप्शन डी ऑप्टिक नर्व। बताओ, यहीं पर तो लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई में, तो ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ पर फोकस करवाता है? रेटिना पे। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, लेंस, ठीक है? लेंस कौन सा होता है ह्यूमन आई में? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। व्हाट हैपन्स टू द एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक तो स्टार ट्विंकल करते थे और एडवांस सन अराइज और डिले सनसेट होता था। तो अब यहाँ पर इसने पूछा है कि जब स्टार ट्विंकल, ये कोई ह्यूमन खड़ा हुआ, ठीक है ना, और ये यहाँ पर स्टार है, तो जब वो स्टार इस एटमॉस्फियर को पार करके इस व्यक्ति के तक आता है तो ऐसे ही आनी चाहिए लाइट, लेकिन उसको दिखता कहाँ है? वो स्टार यहाँ दिखता है, ठीक है? तो इस वाले ओरिजिनल जो स्टार था उसको बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन,
लेकिन उसको दिखता कहाँ यहाँ, तो इसको बोलते हैं अपीयर पोजिशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वॉट हैपन्स टू द एपरेंट पोजिशन, ये वाले पोजिशन को, एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या होता है, स्टार अपीयर्स क्लोजर, क्या स्टार पास में दिखाई देता, ऑप्शन बी स्टार अपीयर्स हाइयर देन देयर एक्चुअल पोजिशन। हाँ बिल्कुल ये राइट है कि स्टार हमको कहाँ दिखता है, हाइयर देन, ज़्यादा ऊंचाई पर दिखता है कंपेयर टू उसकी एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन तो ये है लेकिन दिखता कहाँ यहाँ पर, इसलिए ये वाला राइट है, हाइयर पोजीशन पे। ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी अपीयर लोअर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, नहीं। स्टार डू नॉट चेंज पोजीशन, ये भी नहीं, अपनी पोजीशन चेंज करता, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इसके ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे और कंसेप्ट में अपन को 2-3 कंसेप्ट अच्छे से याद रखने हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इन तीनों के तीनों फिनोमिना से क्वेश्चन बहुत सारे पूछेगा, वो रीजनिंग मैंने सारे इसमें रीजनिंग कवर करवाए। ठीक है, और ह्यूमन आई में जो विजन डिफेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना कर लोगे तो आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, इनको कॉपी में जरूर नोट कर लेना, जो जो मैंने यहाँ कंसेप्ट बताए और इनकी डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।